दोस्तों, आज हम हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्म क्लासिफिकेशन यानी आवर्तबीजियों के वर्गीकरण के इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में आज हम आवर्तबीजियों के वर्गीकरण का क्या इतिहास रहा है और ये कौन कौन से वर्गीकरण हैं, इन वर्गीकरणों को किस आधार पर किस किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है और इन वर्गीकरणों की क्या विशेषता रही है, इन सब बातों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए हम इस वीडियो पर अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और इसका आप आनंद लीजिए। जैसा कि आपको मालूम है, वनस्पति विज्ञान की जो शुरुआत है प्राचीन काल से ही शुरू हो गई थी और इस संदर्भ में हमारे यहाँ पर या हम कहें भारत के अंदर वनस्पति विज्ञान या पेड़ पौधों या खेती का जो काल था ये ईसा से करीबन 2000 साल पहले शुरू हो गया था। और उस परिप्रेक्ष्य के अंदर हमारे यहाँ के ऋषि मनुष्य ने पेड़ पौधों के बारे में बहुत कुछ लिखा है और उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हमारी वैदिक इतिहास के अंदर भी मिलती है। इस वैदिक इतिहास के अंदर जो अथर्ववेद है, उस अथर्ववेद के अंदर पेड़ पौधों के बारे में या पादपों के बारे में काफ़ी जानकारियाँ एकत्रित की गई हैं। ये जानकारियाँ औषधीय पादपों से संबंधित जानकारियाँ हैं और इन जानकारियों के बारे में ये भी बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे पादप हैं जो इस रोग के अंदर, इस रोग की रोकथाम के अंदर प्रयुक्त किए जाते हैं। यही नहीं, इन पेड़ पौधों के बारे में दूसरे देशों के अंदर भी बहुत सारा काम हुआ है और वहाँ पर ये जो काम है, जो अच्छे वनस्पति विज्ञ थे, जो मूल रूप से वनस्पति वैज्ञानिक नहीं थे, वे मूल रूप से काय चिकित्सक थे या हम यूँ कहें औषधि विज्ञ थे। और ऐसे काय चिकित्सकों ने या औषधि विज्ञों ने उस समय कई प्रकार की पुस्तकें लिखी हैं और उन पुस्तकों का भी मूल जो आधार रहा है औषधि विज्ञान रहा है। और उन पुस्तकों के अंदर उन पादपों का उल्लेख किया गया है जो औषधि के रूप में प्रयुक्त किए जाते थे। इन पुस्तकों को उस समय के वैज्ञानिकों ने हर्बल्स नाम दिया है या औषध ग्रंथ नाम दिया गया है। और इस प्रकार के पादपों को लिखने वाले जो वैज्ञानिक थे या जो मनीषी थे उनको हर्बलिस्ट कहकर पुकारा गया है। और यही नहीं, इसके अलावा जो ग्रीक के फिलोसोफर्स हैं या दार्शनिक हैं, उन्होंने भी इस बारे में काफ़ी काम किया है। हालांकि वर्गीकरण की बात करें या जो आधुनिक वर्गीकरण पद्धतियों की बात करें, उनकी जो प्रारंभ है ये प्रारंभ ग्रीक के पीरियड से ही शुरू होती है, दार्शनिकों से ही शुरू होती है, जिन्होंने वर्गीकरण के इतिहास के अंदर बहुत ज़्यादा जानकारियाँ प्रारंभ की थी। और ये जानकारियाँ आज तक इतनी जानकारियाँ हो गई हैं और इन जानकारियों के आधार पर उन वैज्ञानिकों ने या उन फिलोसोफर्स ने या उन दार्शनिकों ने या उन वनस्पति वैज्ञानिकों ने कई प्रकार के वर्गीकरण दिए हैं। और ये वर्गीकरण इतने ज़्यादा हो गए हैं जिनको हम एक कतार के अंदर बांध नहीं सकते। और इन सभी वर्गीकरणों को इस जो आज की वीडियो है उसके अंदर हम इस रूप में प्रदर्शित करने जा रहे हैं कि इनकी हिस्ट्री क्या रही है या इतिहास क्या रहा है। इस वर्गीकरणों के इतिहास को विशेष रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक तो प्री डार्विनियन सिस्टम और दूसरे हैं पोस्ट डार्विनियन सिस्टम। प्री डार्विनियन सिस्टम्स ऐसे सिस्टम्स हैं या ऐसी वर्गीकरण पद्धतियां हैं जो डार्विन से पहले की हैं, जिन्हें थियोफ्रेस्टस का काल भी कहा गया है। और पोस्ट डार्विन सिस्टम्स ऐसी पद्धतियां हैं जो डार्विन के आगमन के बाद में या डार्विन ने जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक लिखी है उसके बाद में आने वाले जो वर्गीकरण हैं, ये वर्गीकरण पद्धतियां इस पोस्ट डार्विनियन सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। मूल रूप से इन वर्गीकरण पद्धतियों को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। जो पहला कालखंड है उसे प्रथम कहा गया है, दूसरे को द्वितीय, तीसरे को तृतीय और चतुर्थ को चतुर्थ काल कहा गया है। पहले जो 3 कालखंड हैं ये प्री डार्विनियन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं और चौथा जो कालखंड है यह है
पोस्ट डार्विनियन सिस्टम के अंतर्गत आता है। पहले जो तीनों कालखंड हैं उनमें से जो प्रथम काल के अंतर्गत वर्गीकरण आए हैं, ये वर्गीकरण पादपों की बाह्य आकारिकी या पादप बाहर से किस प्रकार के दिखते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं हैबिट के आधार पर या स्वभाव के आधार पर या स्वरूप के आधार पर इस प्रकार के वर्गीकरण किए गए हैं। दूसरा जो कालखंड है या द्वितीय काल है, इस द्वितीय काल के अंदर पादपों की जो वर्गीकरण पद्धतियां आई हैं, ये वर्गीकरण पद्धतियां पादपों के जो पुष्पीय भाग हैं उन पुष्पीय भागों के अंदर पुष्पीय पत्तियों की कितनी संख्या है, जिन्हें आज हम जैसे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनीशियम कहते हैं, जिन्हें हम फ्लोरल लीव्स कहते हैं, इनकी कितनी संख्या है उसके आधार पर ये वर्गीकरण पद्धतियां आई हैं। और तीसरा जो काल है, ये काल के अंदर जो वर्गीकरण पद्धतियां आई हैं, ये पादपों के बाह्य आकारिकी लक्षणों और उनके अंदर आपस में क्या अंतर संबंध है या उनके स्वरूपों में आपस में क्या संबंध है, उसके आधार पर ये वर्गीकरण पद्धतियां आई हैं। इस प्रकार से प्री डार्विनियन सिस्टम थियोफ्रस्टस के काल में रहा है, जो 370 से 285 साल पहले ईसा से रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, थियोफ्रस्टस को फादर ऑफ बॉटनी या वनस्पति विज्ञान का पितामह भी कहा गया है। जो पोस्ट डार्विनियन सिस्टम है, इसे डॉक्ट्राइन ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के नाम से भी जाना गया है। डॉक्ट्राइन ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से तात्पर्य है जीव का विकास किस प्रकार से हुआ है, और दूसरे शब्दों में हम कहें इस चतुर्थ काल के अंदर जो वर्गीकरण पद्धतियां आई हैं, ये फाइलोजेनेटिक प्रकार की वर्गीकरण पद्धतियां आई हैं या जाति वृत्तीय प्रकार की वर्गीकरण पद्धतियां आई हैं। ये पद्धतियां इस चीज को इंगित कर रही हैं कि एक पादप का जुड़ाव दूसरे पादप से किस प्रकार से है, आनुवंशिक दृष्टि से या उनकी उत्पत्ति की दृष्टि से या उनके डेवलपमेंट की दृष्टि से, ये किस प्रकार से आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम कहते हैं कि पहले कौन आया, पहले किस प्रकार की चीजें बनी, बाद में किस प्रकार की चीजें बनी, उसी कड़ी के अंदर ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स हैं। और एट प्रेजेंट जितनी भी वर्गीकरण पद्धतियां आ रही हैं, ये इस फाइलोजेनेटिक सिस्टम के अंतर्गत आ रही हैं। तो एक आधार था जो इन वर्गीकरण पद्धतियों को बांटने का आधार 2 सिस्टम्स में या 4 कालखंड के अंदर बांटा गया है। एक दूसरा आधार है जिसके तहत इन सभी वर्गीकरण पद्धतियों को 3 पद्धतियों में बांटा गया है। ये तीनों पद्धतियों में एक को आर्टिफिशियल सिस्टम्स कहा गया है, दूसरे को नेचुरल सिस्टम कहा गया है और तीसरे को फाइलोजेनेटिक सिस्टम के नाम से जाना गया है। आर्टिफिशियल कृत्रिम पद्धतियां, नेचुरल प्राकृतिक पद्धतियां, फाइलोजेनेटिक जाति वृत्तीय पद्धतियां। जो आर्टिफिशियल पद्धतियां हैं, ये पादपों के स्वरूप के आधार पर आधारित हैं, या हम ये कह सकते हैं ये इन वर्गीकरण पद्धतियों में पादपों के कुछ ही लक्षणों को ध्यान में रख करके वर्गीकरण किया गया है। सीमित लक्षणों को, जनरली या प्राय एक ही लक्षण को इन वर्गीकरण पद्धतियों के अंदर काम में लिया गया है। दूसरी जो नेचुरल सिस्टम है, ये नेचुरल सिस्टम पादपों की बाह्य आकारिकी संरचना के ऊपर आधारित हैं और इनके अंतर संबंधों के ऊपर आधारित हैं, जो एक तरह से प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, प्रायोगिक दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट हैं, हालांकि इनकी अपने ड्रॉबैक्स हैं। तीसरी पद्धतियां जिनको हमने फाइलोजेनेटिक सिस्टम कहा गया है, ये इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स के ऊपर आधारित हैं, किस प्रकार से विकास हुआ है, किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है प्लांट्स का, उसके ऊपर बेस्ड हैं। सबसे पहले हम लेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम या कृत्रिम पद्धतियां। कृत्रिम पद्धतियों में बहुत सारी पद्धतियां आई हैं, उन पद्धतियों में से मैं कुछ पद्धतियां आपके सामने डिस्कस करना चाह रहा हूं, जिसमें सबसे पहली पद्धति है थियोफ्रस्टस द्वारा दी गई पद्धति। थियोफ्रस्टस ने करीबन 500 प्लांट्स को डिस्क्राइब किया था और डिस्क्राइब करके एक बुक लिखी थी, हिस्टोरिया प्लांटेरम,
और उस हिस्टोरिया प्लांटेरम के अंदर इन्होंने प्लांट्स को हार्ब्स, श्रब्स, अंडर श्रब्स एंड ट्रीज 4 भागों के अंदर वर्गीकृत किया है। दूसरी पद्धति आती है एल्बर्टस मैग्नस की पद्धति। इन्होंने सबसे पहले पादपों को मोनोकोट्स और डाइकोट्स कह करके पुकारा है, या एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री कह करके पुकारा है, या दूसरे शब्दों में हम कहें प्लांट्स को 2 भागों में इन्होंने बांटा है। तीसरी पद्धति आती है ऑटो ब्रुनफेल्ड की पद्धति। इन्होंने पादपों को परफेक्टी और इम्परफेक्टी 2 भागों में बांटा है। परफेक्टी मीन्स पूर्ण, इम्परफेक्टी मीन्स अपूर्ण। परफेक्टी से तात्पर्य है कि ये ऐसे पादप हैं जिनके अंदर फ्लावर पाया जाता है, पुष्प पाया जाता है। इम्परफेक्टी से सेंस है कि इन पादपों के अंदर फ्लावर नहीं पाया जाता है, पुष्प जैसी संरचना नहीं पाई जाती है, यानी ये अपूर्ण होते हैं। चौथी क्लासिफिकेशंस आते हैं जीन बोहिन का वर्गीकरण। जीन बोहिन ने करीबन 5000 प्लांट्स की स्टडी की और इस स्टडी को उन्होंने हिस्टोरिया प्लांटेरम यूनिवर्सलिस नामक बुक के अंदर डिस्क्राइब किया है। 5वां वर्गीकरण आता है जीन बोहिन के ब्रदर या भाई ने दिया है, जिसे गैस्पर्ड बोहिन या कैस्पर बोहिन के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने करीबन 6000 प्लांट्स को डिस्क्राइब किया और इन्होंने एक बुक लिखी पिनाक्स 1623 में, और उसके अंदर प्लांट्स को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम दिया, या प्लांट्स को सबसे पहले द्विपद नाम पद्धति थी, या 2 पदों के अंदर एक पादप को नाम देने का श्रेय इन्हीं को ही जाता है। हम कैरोलस से, लिनियस से का नाम लेते हैं, लेकिन ये जो श्रेय है या जो प्रतिपादक हैं ये कैस्पर बोहिन या गैस्पर्ड बोहिन हैं, जिन्होंने द्विनाम पद्धति दी है। कैरोलस लिनियस ने इस पद्धति को ख्याति दिलाने का काम किया है। 6ठा वर्गीकरण आता है कैरोलस से लिनियस का। कैरोलस लिनियस की जो वर्गीकरण पद्धति है, इसे सेक्सुअल सिस्टम या लैंगिक पद्धति के नाम से जानते हैं। इस सेक्सुअल सिस्टम के अंतर्गत इन्होंने सबसे पहले एक बुक लिखी हॉर्टस अपलैंडिकस, और उसके बाद में दूसरी बुक इनकी आई 1753 में, जिसे स्पीसीज प्लांटेरम के नाम से जाना जाता है। इस स्पीसीज प्लांटेरम में इन्होंने क्लासिफिकेशन प्रपोज किया। ये बुक 23 वॉल्यूम्स में है और इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन के अंदर नर जननांग को महत्व दिया, जिसे हम पुंकेसर के नाम से जानते हैं कि किसी पादप के अंदर पुंकेसरों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और इन पुंकेसरों का आपस में किस प्रकार से जुड़ाव है या दूसरे फ्लोरल लीव्स या पुष्प पत्रों से किस प्रकार से जुड़ाव है, उसके बेसिस पर यह वर्गीकरण पद्धति दी है, इन्होंने प्रपोज की है। इन्होंने संपूर्ण प्लांट किंगडम को 24 कोहर्ट्स या क्लासेज में क्लासिफाई किया है, और 24 कोहर्ट्स में से 1 से लेकर के 23 तक के जो कोहर्ट्स हैं ये विशेष रूप से एंजियोस्पर्म पादप को ही रिप्रेजेंट करते हैं या आवर्तबीजी पादपों को रिप्रेजेंट करते हैं। जो 24वां कोहर्ट्स है ये उन पादपों को रिप्रेजेंट करता है जिनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स हिडन होते हैं, छुपे हुए होते हैं, जिसे क्रिप्टोगेमिया कह करके इन्होंने पुकारा है। अगली पद्धति आती है नेचुरल सिस्टम या प्राकृतिक पद्धतियां। इन प्राकृतिक पद्धतियों में बहुत सारी वर्गीकरण पद्धतियां आई हैं, जिनमें सबसे पहले बर्नार्ड डी जिशु का नाम आता है। इन्होंने लीनियस की वर्गीकरण पद्धति को ही मॉडिफाई किया और इन्होंने फ्लावरिंग प्लांट्स को मोनोकोट्स और डाइकोट्स के अंदर डिवाइड किया बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ ओवरी, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पेटल्स, फ्री और फ्यूज्ड पेटल्स आदि लक्षणों के आधार पर इन्होंने ये वर्गीकरण पद्धति प्रपोज की। दूसरी वर्गीकरण पद्धति आती है एंटोनियो ल्योरेंट डी जिशु की। इन्होंने प्लांट्स का क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ कोटिलिडन्स, पोजीशन, नंबर ऑफ एडिशन ऑफ पेटल्स की बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया और ये क्लासिफिकेशन जेनेरा प्लांटेरम में 1789 में सामने आया। इन्होंने प्लांट्स को 15 क्लासेज में और 100 ऑर्डर्स और फैमिलीज में क्लासिफाई किया। इन्होंने प्लांट्स को
एकोटिलिडन्स यानी क्रिप्टोगेम्स, मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स 3 भागों में वर्गीकृत किया। तीसरी वर्गीकरण पद्धति आती है एंगुस्टिन पी डी कंडोले की पद्धति। इन्होंने प्रोड्रोमस सिस्टेमेटिस नेचुरल्स रेगनी वेजिटेबल्स नामक पुस्तक के अंदर ये वर्गीकरण पद्धति दी और इन्होंने प्लांट्स को 2 भागों में बांटा, नॉन वेस्कुलर्स एंड वेस्कुलर्स। नॉन वेस्कुलर्स जिन्हें सेलुलर्स भी कहा गया है, वेस्कुलर्स मीन्स संवहनीय पादप। ये ऐसे पादप थे जिनके अंदर सुविकसित संवहन तंत्र था और बीजों का निर्माण होता था। नॉन वेस्कुलर या सेलुलर्स ऐसे पादप थे जिनके अंदर संवहन तंत्र उपस्थित नहीं था या अनुपस्थित था। इनके अंदर कोशिकाएं ही इस कार्य को करने का काम करती थी, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इनमें बीज नहीं थे। चौथी वर्गीकरण पद्धति जो नेचुरल सिस्टम की बैकबोन कही जा सकती है, जिसे जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने प्रपोज किया था, जिसे जी बेंथम एंड जे डी हुकर के नाम से जानते हैं या शॉर्ट में बेंथम एंड हुकर्स सिस्टम के नाम से जानते हैं। ये पद्धति अब तक की मोस्ट पॉपुलर और प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम रही है नेचुरल सिस्टम की। ये पद्धति इन दोनों वैज्ञानिकों ने प्रपोज की और ये पद्धति इन्होंने जेनेरा प्लांटेरम नामक बुक के अंदर प्रपोज की, जो कि लैटिन भाषा के अंदर लिखी हुई है, जो 3 वॉल्यूम्स में लिखी गई थी। जेडी हुकर एक बॉटनिस्ट थे और पहले डायरेक्टर थे क्यू बॉटनिकल गार्डन के। इन्होंने फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया के 7 वॉल्यूम लिखे हैं और इंडेक्स क्यूएंसिस नामक एक बुक लिखी है। इन्होंने करीबन 97,205 प्लांट स्पीसीज को डिस्क्राइब किया है, करीबन 202 फैमिलीज को डिस्क्राइब किया है। इन्होंने प्लांट्स को फेनोरोगेम्स या स्पर्मेटोफाइट्स या सीड प्लांट्स कहकर के पुकारा है और इन्होंने इन प्लांट्स को 3 भागों में डाइकोटिलिडन्स, जिम्नोस्पर्मी एंड मोनोकोटिलिडन्स में डिवाइड किया है। लास्ट वर्गीकरण पद्धतियां आती हैं जिन्हें फाइलोजेनेटिक सिस्टम के नाम से जानते हैं। ये वर्गीकरण पद्धतियों में भी बहुत सारी वर्गीकरण पद्धतियां हैं और आज भी आ रही हैं। उनमें से मुख्य वर्गीकरण पद्धतियों में सबसे पहले हम बात करेंगे ऑगस्ट विल्हर्न इक्लर सिस्टम, या शॉर्ट में से इक्लर्स सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ये पद्धति बेंथम एंड हुकर सिस्टम का मॉडिफिकेशन है। इन्होंने इतना मॉडिफिकेशन किया है कि डाइकोट्स और जो मोनोकोट्स हैं उनके बीच में बेंथम एंड हुकर ने जिम्नोस्पर्म को रखा था और इन्होंने जिम्नोस्पर्म को डाइकोट और मोनोकोट से पहले रखा है। इस पद्धति की अच्छाई है। दूसरी पद्धति आती है एडोल्फ इंगलर एंड कार्ल प्रेंटल की पद्धति, जिसे इंगलर एंड प्रेंटल्स सिस्टम के नाम से जानते हैं। ये क्लासिफिकेशन इन्होंने डाई नेचुरली चेन पफ्लेंजेन फैमिलिन नामक बुक के अंदर दिया और ये क्लासिफिकेशन भी इक्लर की क्लासिफिकेशन का मॉडिफिकेशन है। इन्होंने फैमिलीज को उनके अंदर किस प्रकार की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है फ्लावर्स में, फ्रूट्स में, सीड डेवलपमेंट में, उसके आधार पर व्यवस्थित किया है और इन्होंने प्लांट किंगडम को 14 डिविजन्स में डिवाइड किया है और जो 14वां डिवीजन है उसका नाम है एम्ब्रियोफिटा साइफोनोगेम्बिया। इसमें एम्ब्रियोफिटा मीन्स इनमें एम्ब्रियो का निर्माण होता है। ये ऐसे पादप होते हैं जिनमें भ्रूण का निर्माण होता है। साइफोनोगेमा मीन्स इनके अंदर गेमीट्स का जो ट्रांसलोकेशन है या स्थानांतरण होता है, ये पोलन ट्यूब की सहायता से होता है। इन्होंने इन प्लांट्स को जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्मी के अंदर डिवाइड किया है और एंजियोस्पर्मी को इन्होंने आर्कीक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी और मोनोकोटिलिडन्स 3 भागों के अंदर डिवाइड किया है। आर्कीक्लेमाइडी की फर्स्ट फैमिली है कैजुराइनेसी और लास्ट है कोरोनेसी। मेटाक्लेमाइडी की फर्स्ट फैमिली है डाइपेंसिनिएसी और लास्ट फैमिली है
कंपोजिटी। और जिनके अंदर नेक्ड फ्लावर हैं उनको इन्होंने प्रिमिटिव माना है, और जिनके अंदर डाइक्लेमाइडस फ्लावर्स हैं उन्हें एडवांस्ड माना है, और अमेंटिफेरी सीरीज को इन्होंने मोस्ट प्रिमिटिव माना है। और मोनोकोटिलिडनी की जो पहली फैमिली है ये टाइफेसी है, और लास्ट फैमिली है ऑर्किडेसी है, यानी कि इन्होंने मोनोकोट्स में ऑर्किडेसी को एडवांस्ड फैमिली माना है। तीसरा वर्गीकरण आता है जॉन हचिंसन का क्लासिफिकेशन। जॉन हचिंसन का जो क्लासिफिकेशन है ये कुछ फाइलोजेनी के प्रिंसिपल्स बनाए इन्होंने और उसके ऊपर बेस्ड है। ये जो क्लासिफिकेशन है इनकी द्वारा लिखी गई द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स नामक बुक जो 2 वॉल्यूम्स में लिखी थी उसमें प्रपोज किया है, और ये इवोल्यूशन एंड फाइलोजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम से 1969 में पब्लिश हुई थी। बाद में ये वर्क जेनेरा ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर भी प्रकाशित हुआ। इनके अनुसार एंजियोस्पर्म की जो ओरिजिन है ये ओरिजिन एक हाइपोथेटिकल ग्रुप से हुआ है, और उस हाइपोथेटिकल ग्रुप को प्रो एंजियोस्पर्म कह करके इन्होंने पुकारा है। और इसके अंदर जो लिग्नोसी है इसका ओरिजिन मैग्नोलियोसी से हुआ है, और लिग्नोसी के अंदर मैग्नोलियोसी से लेकर के वर्बिनेसी फैमिली आती हैं। और दूसरी जो क्लास है हर्बेसी उसके अंदर रेननकुलेसी से लेकर के लेमिएसी तक फैमिलीज आती हैं, और मोनोकोट्स के अंदर लीलिएसी से लेकर के पोएसी तक फैमिलीज आती हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लिग्नोसी की जो एडवांस्ड फैमिली है इन्होंने वर्बिनेसी मानी है, और हर्बेसी की जो एडवांस्ड फैमिली है इन्होंने लेमिएसी मानी है, और मोनोकोट्स की एडवांस्ड फैमिली इन्होंने पोएसी मानी है। फिर आता है रॉल्फ एम.टी. डेलग्रेन का क्लासिफिकेशन। इसे ये डेलग्रेन्स सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ये क्लासिफिकेशन 1974 में ए टेक्स्ट बुक ऑफ एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी नामक बुक के अंदर पब्लिश हुआ था। बाद में 1975 में बॉटनिकल नोटिजर में पब्लिश हुआ। 1980 में बॉटनिकल जर्नल ऑफ लिनियन सोसाइटी में पब्लिश हुआ, और 1981 में फाइटोकेमिस्ट्री एंड एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी के अंदर पब्लिश हुआ। 1983 में नॉर्डिक जर्नल ऑफ बॉटनी के अंदर पब्लिश हुआ। इन्होंने एंजियोस्पर्म को मोनोफाइलेटिक ओरिजिन कह करके संज्ञा दी, और इनका मानना था कि एंजियोस्पर्म की जो उत्पत्ति हुई है ये 4 जिम्नोस्पर्म से हुई है, और इन्होंने एंजियोस्पर्म को मैग्नोलियोप्सिडा कह करके पुकारा है, और इन्होंने मैग्नोलियोप्सिडा को 2 सब क्लास मैग्नोलिडी एंड लीलिडी के अंदर डिवाइड किया है। मैग्नोलिडी में डाइकोट्स आते हैं और लीलिडी में मोनोकोट्स आते हैं। फिर आता है रॉबर्ट एफ थॉर्ने का या थॉर्नेज क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन भी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो एसिनेप्सिस ऑफ पुल्टेटिवली फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स के रूप में एलिसो नामक जर्नल के अंदर 1968 में पब्लिश हुआ था। इन्होंने फाइलोजेनेटिक गाइडलाइंस 1976 के अंदर प्रपोज की, और उसके बाद में ये क्लासिफिकेशन 1981 में फाइटोकेमिस्ट्री एंड फाइलोजेनी के अंदर पब्लिश हुआ, और 1983 में नॉर्डिक जर्नल ऑफ बॉटनी में पब्लिश हुआ। इनका मानना था कि एंजियोस्पर्म की जो ओरिजिन है मोनोफाइलेटिक हुई है, और इन्होंने एंजियोस्पर्म को एनोनॉप्सिडा कह करके पुकारा है, और एनोनॉप्सिडा को इन्होंने 2 सब क्लास एनोनिडी एंड लीलिडी कह करके पुकारा है। एनोनिडी में डाइकोटिलिडन्स आते हैं, लीलिडी में मोनोकोटिलिडन्स आते हैं। फिर आता है आर्मेन तख्ताजन का क्लासिफिकेशन, जिस तख्ताजन्स क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। ये 1959 में आया। ये जर्मन लैंग्वेज के अंदर था, और ये डाई इवोल्यूशन डर एंजियोस्पर्म नाम से 1966 में सामने आया। इनके अनुसार एंजियोस्पर्म
मोनोफाइलेटिक ओरिजिन के होते हैं और इनका मानना था कि इनकी जो उत्पत्ति है, इनका ड्राइव्ड है, ये जिम्नोस्पर्म कोई प्लांट्स थे, पुराने प्लांट्स थे, उनसे हुआ है। एंसेस्ट्री थी जिम्नोस्पर्म्स की, उनसे एंजियोस्पर्म का उद्भव हुआ है। और इनका मानना था कि मोनोकोट्स की जो उत्पत्ति हुई है प्रिमिटिव डाइकोट से हुई है। 1980 के अंदर तख्ताजन ने एंजियोस्पर्म को मैग्नोलियोफाइटा कहकर के पुकारा और मैग्नोलियोफाइटा को इन्होंने दो क्लासेस के अंदर मैग्नोलियोप्सिडा एंड लिलियोप्सिडा में डिवाइड किया। मैग्नोलियोप्सिडा में मैग्नोलिलिडी मोस्ट प्रिमिटिव बेसल ग्रुप है और एस्टिडी मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप है। हालांकि लिलियोप्सिडा, अलिस्मेटिडी, लिलिडी एंड एरिसीडी ये मोर प्रिमिटिव मानी गई हैं और जो विंट्रेसी फैमिली है इसे मोस्ट प्रिमिटिव माना गया है और पोएसी को मोस्ट एडवांस्ड माना गया है। फिर आता है आर्थर क्रोनक्विस्ट का क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन डाइकोटिलिडन्स के लिए इन्होंने दिया था और ये इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के रूप में 1988 में पब्लिश हुआ था। इन्होंने एंजियोस्पर्म को मैग्नोलियोफाइट कहकर के पुकारा और मैग्नोलियोफाइट को इन्होंने दो क्लास मैग्नोलियोप्सिडा एंड लिलियोप्सिडा के अंदर बांटा है। और लास्ट क्लासिफिकेशन जो अब समय की मांग है उसके बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन डेवलप हो रहा है, जिसे एपीजी सिस्टम के नाम से जानते हैं। एपीजी मीन्स ए फॉर एंजियोस्पर्म, पी फॉर फाइलोजेनी, जी फॉर ग्रुप, एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप सिस्टम। ये एपीजी सिस्टम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के नाम से भी जाने जाते हैं। सॉरी, इनमें जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है वैसे वैसे इनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के नाम से जाना गया है। एपीजी सिस्टम की शुरुआत क्लेडिस्टिक एनालिसिस से हुई है और इस क्लेडिस्टिक एनालिसिस के अंदर एंजियोस्पर्म को मोनोफिली के रूप में सपोर्ट किया गया है और इनका मानना था कि इसके अंदर जो एंजियोस्पर्म हैं उनको बहुत सारे एलिमेंट्स के आधार पर ब्रांचिंग किया गया है और इस ब्रांचिंग स्कीम को फाइलोजेनी के नाम से जाना गया है और इस ब्रांचिंग स्कीम से बहुत सारे ग्रुप्स बने हैं और इन ग्रुप्स की स्थापना हुई है और इन ग्रुप्स को सुप्राफैमिलियल क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम से जाना गया है। ये फिजिबल भी हैं और डिजायरेबल भी है, जिन्हें सुप्राफैमिलियल ग्रुप्स के नाम से जानते हैं। ये जो सिस्टम है ये प्लांट्स को एक साथ रखता है, सेलेक्टेड नंबर ऑफ मोनोफाइलेटिक सुप्राफैमिलियल ग्रुप्स के प्लांट्स को एक साथ रखता है। इस प्रकार से इस वीडियो में आज हमने एंजियोस्पर्म की क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री को जाना और मुख्य मुख्य क्लासिफिकेशन को जाना। बहुत सारी क्लासिफिकेशन है, इसका समराइज या शॉर्ट रूप मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया है। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अध्ययन का आनंद लेते रहें और इस कोरोना लॉकडाउन के अंदर घर में रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक्स।